बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने पढ़ना है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम से आगे आगे सारी हिस्टो जो है उसकी मार्किंग हम कवर करेंगे। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले वीडियोस अब बनाना इसलिए बंद कर दिए क्योंकि 28 सितंबर से मेरा प्रॉफ का पहला पेपर है, तो मेरे पास उसकी तैयारी करने के लिए मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। ठीक है, तो मैं और वीडियोज़ नहीं बना सकूँगी। इंशाल्लाह प्रॉफ के बाद कंटिन्यू करूँगी। तो अभी तक मेरे से जितना हो सके मैंने किया है। बाकी आप लोग बहुत 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 दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी, आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको अच्छे नंबरों से कामयाबी से हमें पास करवाए। ठीक है, तो अच्छा हम शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने क्या करना है कि इसमें वो चीज़ें कि आपने कंपेयर करके पढ़ना है। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन जो है चीज़ों की वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इधर आपके पास इस चैप्टर में इस पेज में जो है आपने रीड करना है पेरिसाइट्स के आपकी डेफिनेशन और इसकी फंक्शन पता होना चाहिए। उसके अलावा ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज में जितने जो सेल हैं और जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिलरीज में आते हो। क्लासिफिकेशन में आपने ये करना है कि ये जो 3 कैपिलरीज है, ठीक है, इसकी जो मेन चीज़ें वो आपको पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, और दूसरा उनकी लोकेशंस का आपको पता होना चाहिए कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज किधर है, डिसकंटिन्यूड कैपिलरीज किधर है, कॉन्टिन्यूस कैपिलरीज किधर है। ठीक है, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ये तो 2 मेन चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो आपने रिटर्न मार लेना। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपने इधर से मार्क कर लेनी है और वो आपने याद कर लेनी है। ठीक है, उसके अलावा ये भी जो डायग्राम में आपको आनी चाहिए, लोकेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाते हैं जनरल स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ आर्टरीज एंड वेन। ये आपके पास बेसिक पैटर्न है, इसको आपने गौर से पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें से एमसीक्यू थोड़े मोटे मोटे बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आर्टरीज, दोबारा वही कंपैरेटिव स्टडी आ गई। आर्टेरियोल्स, मीडियम साइड आर्टरी, लार्ज आर्टरीज, इनमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है और क्या कहते हैं इनके फंक्शन में क्या फ़र्क है और इनकी लोकेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन, ये तीनों चीज़ें आपको इन आर्टरीज की डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज जो हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है, और मीडियम आर्टरीज को आप मस्कुलर आर्टरीज, डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरी कहते हो, लार्ज आर्टरी को आप इलास्टिक आर्टरी कहते हो, कंडक्टिंग आर्टरी कहते हो। ठीक है, तो इस तरह के जो मोटे मोटे एमसीक्यूज इधर बनते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप आगे आ जाते हो, ये आर्टरीज होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ये आपके पास एमसीक्यू में नहीं आता, एससीक्यू में नहीं आता, ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पास डेफिनेशन है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस की, ये आपको वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेन्स आ जाते हो। इसमें वेन्स में भी आपके पास कंपेरेटिव स्टडी है। आपके पास वेन्यूज, मीडियम साइज वेन, लार्ज साइज वेन, इनकी स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, इनकी लोकेशन। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपने इस तरह याद कर लेनी है। उसके बाद आप आ जाते हो वॉल्स ऑफ द वेन। अच्छा, इधर ये जो आपके पास ग्रेट सेफनस वेन ऑफ द लोअर लिम्ब इज अ मीडियम साइज वेन, ये एमसीक्यू आपके पास बनता है। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है कि आप ग्रेट सेफनस वेन को क्लिनिकली आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो आपके पास कोरोनरी आर्टरी बाईपास में यूज़ होता है, ये आपके पास इधर लिखा हुआ है, ये आपके पास वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हार्ट में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको एक दफ़ा रीड दे दोगे। ठीक है, हार्ट को आप एक दफ़ा रीड दे दोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास कार्डियक स्केलेटन है, ये मेरे से वाइवा में पूछा था, हार्ट का कार्डियक स्केलेटन क्या है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपने याद कर लेना है, कार्डियक स्केलेटन ऑफ द हार्ट। बाकी सारी चीज़ों को आपने गौर से एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास फिजियोलॉजी की चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं, हिस्ट्री में आपसे इतना नहीं पूछते। ठीक है, इम्पल्स जनरेटिंग एंड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, इसको भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, ये सारी आपकी फिजियो की चीज़ें हैं इसलिए में। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है फंक्शंस ऑफ एंडोथेलियम, इसको भी आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, जिस तरह आप पॉइंट्स भी याद कर लो। ठीक है, तो आप वाइवा में पॉइंट्स भी बता दो तो एक काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पूरा पैराग्राफ नहीं याद करना, सिर्फ पॉइंट्स याद करने हैं आपने। उसके बाद लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम है, इसको भी आपने एक दफ़ा से रीड देना है, इसमें से भी इतना ऐसा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, इसको भी आप सिर्फ एक रीड दोगे, ज़्यादा डिटेल में आप इसको नहीं करोगे। उसके बाद हम आ जाते हैं द इम्यून सिस्टम एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं इम्यून सिस्टम एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू आ जाते हैं, वाइवा में आपसे अक्सर सवाल पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है इनेट एंड अडेप्टिव इम्यून सिस्टम। आपने टेबल बनाना है, फ़र्क लिखना है और उस फ़र्क को आपने याद कर लेना है।
ठीक है, जो इनमें फ़र्क है। उसके बाद वो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो MCQs बनते हैं आपने एक दफ़ा गौर से इधर से पढ़ना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें 2-4 वो आपने हाईलाइट करनी है और वो आपके पास MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद करनी है। एंटीजेंस सिर्फ डेफिनेशन याद करो काफ़ी है। एंटीबॉडीज स्ट्रक्चर याद करो, स्ट्रक्चर एंटीबॉडी का कैसे होता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, उनका फंक्शन और वो किधर सिक्रीट होती हैं, किस वक्त पे सिक्रीट होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास IG है वो म्यूकस में आपके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। सिक्रीशन में आपके पास प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है उसका, ठीक है। उसके बाद एक और MCQ बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, कौन सी एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ठीक है। मेरे ख्याल से वो IgG थी, मगर आप कंफर्म कर लो, ठीक है, इधर लिखा होगा ये कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ये MCQ बनता है। अच्छा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये आपको अच्छी तरह, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से बहुत ज़्यादा MCQs बनते हैं, इसमें से क्या कहते हैं, वाइवा में आपसे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद MHC मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसमें से सिर्फ आपके पास MHC1 और MHC2 में फ़र्क पता होना चाहिए, जो एक लाइन का फ़र्क है वही पता होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, बस इसको एक दफ़ा रीड कर देना है, ठीक है। B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, एक दफ़ा रीड कर लेना है। जो मेन मोटी चीज़ें हैं वही आपको पता होना चाहिए, वो काफ़ी है, ठीक है। ये सारा फिजियो में पहले पढ़ चुके हो। सप्रेसर T सेल, गैमा T सेल, हेल्पर T सेल, इन पे क्या कहते हैं, मार्कर्स कौन से इन पे एक्सप्रेस होते हैं, क्या कहते हैं, कब ये रिलीज़ होते हैं, इनके फंक्शन क्या है, ये आपको चीज़ें जो है मेन वो आपको पता होना चाहिए। मेमोरी T सेल्स, क्या मार्कर होता है, कब रिलीज़ होता है, फंक्शन क्या है, ये पता होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद नेचुरल किलर सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, रीड करना है सारे को, रटा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिम्फॉइड टिश्यू रीड करना है, रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फॉइड नोड्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हिस्ट्री में आपके पास डायग्राम भी है और यहाँ से भी आपने बहुत गौर से पढ़ना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू, नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इन तीनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब उसके बाद प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, इनमें फ़र्क पता होना चाहिए कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो प्रोडक्शन ऑफ जो होती हैं, प्रोडक्शन जो है सेल्स की उसके साथ कंसर्न होती है, और जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है वो मैचुरेशन ऑफ जो सेल्स है उनके साथ कंसर्न होती है, ठीक है। ये आपके पास फ़र्क पता होना चाहिए। थाइमस बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, इसका भी आपके पास जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। थाइमस का फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपने गौर से पढ़ लेना है, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी डायग्राम है, वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है थाइमिक मेड्यूला, कॉर्टेक्स, ये सारी वही चीज़ें जो आप डायग्राम में आप अपनी बनाओगे, ठीक है। इधर से आपने बस एक दफ़ा गौर से रीड करना है। हेजल कॉर्पिसल्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि हेजल्स कॉर्पिसल होते क्या हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड थाइमस बैरियर ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता, ठीक है, मगर इसको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास लिम्फेटिक्स ऑफ द थाइमस ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक हो गया। इधर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पास 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। जो थाइमस में आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। वो इधर लिखा हुआ है, वो आपने रीड कर लेना है। लिम्फ नोड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए लिम्फ नोड का। इस चैप्टर में एज सच ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस आपके पास स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ठीक है। लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर, थाइमस का स्ट्रक्चर, ठीक है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक हो गया। ये सारा आपके पास लिम्फ नोड्स आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। स्प्लीन का भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्लीन का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। रेड पल्प क्या होता है, वाइट पल्प क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड सप्लाई ऑफ द स्प्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा पता होना चाहिए कि किस तरह ब्लड सप्लाई होती है स्प्लीन के अंदर, ठीक हो गया। फंक्शन ऑफ स्प्लीन, बस पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। जब भी आपके पास सिस्टम में फंक्शंस दिए हुए हैं ना, तो आपने बड़े पैराग्राफ्स नहीं याद करने, जो आपके पास टू द पॉइंट 1 2 3 4 लिखे हुए हैं वही आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद टॉन्सिल्स में आपके पास जो डिफरेंट टॉन्सिल्स है, पैलेंटाइन, फेरेंजियल और लिंगुअल टॉन्सिल, इनका फ़र्क आपने डिफरेंस जो है वो लिख लेना है। इनकी लोकेशन का डिफरेंस, इनमें एपिथेलियम का जो फ़र्क है, टॉन्सिलर क्रिप्स का, फिल्ट्रेशन बाय लिम्फोसाइट्स, और पेयर में होता है या फिर सिंगल होते हैं, ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। क्या कौन सी 5 चीज़ों का फ़र्क मैंने बताया जो आपको इनमें पता होना चाहिए टॉन्सिल्स में? लोकेशन, एपिथेलियम, टॉन्सिलर क्रिप्स, फिल्ट्रेशन बाय लिम्फोसाइट
या फिर पेयर में होते हैं या फिर सिंगल होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास अगला चैप्टर आ जाता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आपके पास जो है स्किन की जो डायग्राम है, ठीक है, स्किन की जो लेयर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो काफ़ी हैं, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करने की ज़रूरत। इसमें आपने बताऊँ क्या करना है, सिर्फ आपने जो लेयर्स हैं, ठीक है, इनका टेबल बनाना है, बेजेल, स्पाइनोजम, ग्रेनुलोजम, लूसिडम, कॉर्नियम, ठीक है। और उसके बाद उनमें क्या क्या फ़र्क है, ठीक है, कौन से सेल इसमें 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 है, मेलेनोसाइट किधर है, मेलेनोसाइट किधर नहीं है, ठीक है। ये सारा आपके पास जो टेबल है उसका आपको पता होना चाहिए फ़र्क, ठीक हो गया। ये मैं आपके पास मैंने फ़र्क लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इस चैप्टर के इस वीडियो के शुरू में वो सारी चीज़ें अटैच कर दूंगी पिक्चर, सही हो गया। तो ये आपने सारी चीज़ें गौर से पढ़नी है, ठीक है, और आपने इनका जो फ़र्क है वो लिख लेना है, ठीक है। हेयर नॉट इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ हेयर नॉट इम्पोर्टेंट, हेयर फॉलिकल इसमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हेयर करने की ज़रूरत इतनी डिटेल में हेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो आप लोग हिस्टोलॉजिकल डायग्राम जो वही आप करोगे, ठीक है। द हेयर ग्रोथ साइकिल नॉट इम्पोर्टेंट, हेयर में से कुछ भी नहीं आता, ठीक है, नेल्स में से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। इनको करने की बहुत ज़्यादा डिटेल में इम्पोर्टेंट ज़रूरत नहीं है, इनको बस आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है। स्पेशियस ग्लैंड्स, अच्छा ग्लैंड्स आपके पास स्किन के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लैंड्स में आपको जो फ़र्क है वो पता होना चाहिए, स्पेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। ये सारे ग्लैंड्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स की आगे से कितनी टाइप्स हैं, इक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह ग्लैंड से आपने डिटेल में पढ़ना शुरू कर देना, ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। हाइपोडर्मिस बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़र्क है, ठीक है। लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस में मैं आपके पास ये अटैच कर दूँगी पिक्चर, तो आप ये देख लोगे अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम आपने अच्छे से करना है, खास तौर पे जो डायग्राम है हिस्टोलॉजिकल, ठीक है। जितनी भी एंडोक्राइन सिस्टम की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स हैं, जितनी भी ग्लैंड्स की, वो आपने बहुत 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 अच्छे तरह से करना है, ठीक है। अक्सर आपके पास पेपर में आ जाता है, ठीक है। इधर से बस रीड करना है, डायग्राम्स आपने अच्छी तरह कर लेनी है, ठीक है। ये आपके पास हाइपोफाइसिस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, वो सेल्स कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करवाते हैं, ये 3 चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए। पार्ट्स, सेल कौन कौन से हैं उस पार्ट में, बेजोफिलिक कौन से हैं, दूसरे कौन से हैं, ठीक है, और वो क्या क्या सिक्रीशन करवाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लेक्टोट्रॉप्स हो गए, स्मेटोट्रॉप्स हो गए, क्रोमोफोब्स हो गए, ठीक है। ये किधर किधर होते हैं, ये कौन सी सिक्रीशन करवाते हैं, कौन सा हार्मोन, ये आपको सारा पता होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है एड्रिनल ग्लैंड्स, वही है एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला में डिवाइडेड है, ठीक है। कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन रिलीज़ कराएगा, मेड्यूला कौन से हार्मोन रिलीज़ करवाएगा, फंक्शन क्या है एड्रिनल ग्लैंड का, उसकी लेयर्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो ग्लैंड्स हैं इनकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इधर से आप ना भी रीड करो मगर आपने डायग्राम्स बहुत अच्छी तरह कर लेनी है। थायराइड ग्लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर और थायराइड ग्लैंड क्या कहते हैं, थायराइड हार्मोन किस तरह प्रोड्यूस करता है, वो जो पूरा प्रोसेस है वो आपके पास फिजियोलॉजी में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छी 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 तरह करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर और थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन का जो है पूरा प्रोसेस वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन की अलग से आपके पास हिस्टोलॉजिकल डायग्राम नहीं बनवाते, ना ही ये इतनी आती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आती है, मगर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड में जो सेल्स हैं और वो क्या क्या रिलीज़ करवाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पीनियल ग्लैंड, इसकी भी आपके पास डायग्राम नहीं करवाते, ठीक है। ये भी आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। इधर सबसे पीनियल ग्लैंड में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉर्पोरा एरिकनिया है, ठीक है। ब्रेन सैंड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पीनियल ग्लैंड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रेन सैंड, जो आपके पास इधर दी हुई है कॉर्पोरा, ये आपके पास ब्रेन सैंड आपको पता होना चाहिए क्या होती है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है पेंक्रियास। पेंक्रियास की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2, इनमें फ़र्क आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम का जो चैप्टर है ये आपके पास हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से इधर से कोई MCQ नहीं बनता, कोई SCQ नहीं बनता, ठीक है। आपने बस इसकी जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स दी हुई है ना, एक मिनट, वो आपने अच्छे से करना है। यहाँ से आप बेशक रीड कर लो, ठीक है, नेजोफेरिंग्स तक रीड कर लो, ठीक है। इधर से आपके पास कुछ भी नहीं बनता, ठीक है। लेरिंग्स और ट्रेकिया आपने अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री, ठीक है, ट्रेकिया आगे से किस किस आगे से कैसे कैसे डिवाइडेड है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए।
ब्रोंकाई जो है वो आगे से किस किस तरह डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ब्रोंकाई जो 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या फ़र्क है, ठीक है। कॉन्टोर और डायमीटर का, स्मूथ मसल का, कार्टिलेज का, ये आपको सारा पता होना चाहिए। लंग्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी, ठीक है। ट्रेकिया की, ब्रोंकाई वगैरह की, ये आपको सारी अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपके पास है क्लेरा सेल्स, इनके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाइवा में पूछ लेते हैं क्लेरा सेल किधर प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं टाइप 1 टाइप 2 एल्व्यूलर सेल्स, ठीक है। इनका जो फ़र्क है वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं पिक्चर जो है अटैच कर दूँगी, ठीक है। सारी पिक्चर्स मैं इस वीडियो के शुरू में अटैच कर दूँगी, तो आप वो देख लेना, ठीक हो गया। उसके बाद ब्लड एयर बैरियर इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये किस किस चीज़ का बना होता है, ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सिर्फ एक रीड दे देनी है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से लिप्स, चीक्स, पैलेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टंग में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास पेपिले हैं डिफरेंट। अच्छा, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स जो है सारी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ हर चैप्टर में हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ है थ्योरी वाली, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, ठीक है। ये आपने बस रीड देनी है, ठीक है। जो 2-4 MCQ बनते हैं वो आपको बताना चाहिए। अच्छा, इधर जो SCQ बनता है वो आपके पास पेपिले में फ़र्क है, ठीक है। फिलीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, सर्कमफिलेट पेपिला, इन तीनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। फोलिएट पेपिले, इनमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ये SCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास टंग का इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद जो ग्लैंड्स होते हैं टंग में वो आपको पता होना चाहिए वो क्या होते हैं, ठीक है। टेस्ट बर्ड नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेस्ट बर्ड को आपको डिटेल में करने की नहीं ज़रूरत। गम्स भी नहीं आपने करना है बिल्कुल भी, टीथ भी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। फजूल है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एनामल वगैरह ये सारा जो टीथ का दिया हुआ है कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। आप ओरोफेरिंग्स पे आ जाओ, ओरोफेरिंग्स के आगे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो यहाँ से शुरू होता है ना, ये देखो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में किया और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करने वाला भी है, ठीक है। जितनी डिफ्रेंसीशन दी हुई है ईसोफेगस में, स्टमक में, ठीक है। उसके बाद जो क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स में जो फ़र्क है वो आपको पता होना चाहिए। सब कुछ आपको टू द पॉइंट इधर पता होना चाहिए। स्टमक के ग्लैंड्स, हर चीज़ जो इधर दी हुई है ना वो आपको पता होना चाहिए। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स इधर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा आपने बहुत डिटेल में करना है, ठीक हो गया, क्योंकि ये चैप्टर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके ओरोफेरिंक्स से लेके एंड तक, ठीक है। मैं इसमें आपको हाईलाइट नहीं करूँगी क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक हो गया। उसके बाद ऑर्गन एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव ग्लैंड ट्रैक, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइवरी ग्लैंड्स नहीं आते, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड्स को आपने इतनी डिटेल में नहीं करना। उसके बाद सीरस सेल, मुकस सेल जो है उनमें जो फ़र्क है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आपके पास आ सकता है कॉलम बना के कि दोनों में फ़र्क लिखो, बाकी ऐसे डिटेल में नहीं आते ये, ठीक है। उसके बाद हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स जो है वो आपको तीनों की पता होनी चाहिए, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, तीनों की। पैंक्रियाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर छोटा सा है, इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से MCQs आते हैं तो गौर से पढ़ना है। पैंक्रियाज, लिवर, ठीक हो गया, ब्लड सप्लाई ऑफ द लिवर। अच्छा, ये जो दी हुई है स्ट्रक्चर पैराकाम एंड जनरल स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ द लिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन तीनों में आपको अच्छी तरह से फ़र्क पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। हेपेटिक एसिनस, द क्लासिक हेपेटिक लोब्यूल, पोर्टल लोब्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास सबसे ज़्यादा जो आपके पास आता है ना वो क्लासिकल हेपेटिक लोब्यूल है, अच्छी तरह से आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक हो गया। बाकी दो पे इतना ज़्यादा डिटेल नोट नहीं आता, मगर इनमें से डिफरेंस आपके पास तीनों का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ये पढ़ोगे ना, ठीक है, तीनों टाइप्स ऑफ आपके पास जो लोब्यूलर सिस्टम्स है, उसके बाद आप इस डायग्राम से कंपेयर करोगे तो आपको उसी वक्त ही याद हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपने अच्छी तरह से करना है। डक्ट सिस्टम ऑफ द लिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोलेंजियोसाइट्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फंक्शन ऑफ कोलेंजियोसाइट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिनाल ऑफ हेरिंग क्या होता है, ठीक है, ये वाइवा में पूछते हैं आपसे। फिनाल ऑफ हेरिंग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गॉल ब्लैडर, ठीक है, इसकी भी डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, इनकी डायग्राम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टोलॉजिकल आपको आनी चाहिए। जो आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है सारी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी डायग्राम, स्टमक की जो तीनों लेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो तीनों पार्ट्स हैं, ठीक है, ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम, ठीक है, उनमें जो डिफरेंस है हिस्टोलॉजिकल वो आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी सिस्टम, अच्छा यूरिनरी सिस्टम वही है फिजियो वाला, ठीक है,
बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको इधर से एक रीड देना है, ठीक है। ये सारी फिजियो आपके पास इधर दी हुई है, ठीक है, सारी फिजियो है। बस आपने इसको एक दफ़ा रीड देना है और इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम अच्छे से कर लेनी है, ठीक हो गया। इसमें से जो MCQ आएगा, SCQ भी आएगा, वो आप एक दफ़ा रीड करके भी आप लोग कर लोगे ना, रीड भी कर लोगे इस चैप्टर को, तो वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको आपने बस एक दफ़ा रीड देना है और आपकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम जो है वो अपनी अच्छी से कर लेनी है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो है फंक्शन, उसका क्या कहते हैं, उसमें सेल कौन से होते हैं, ठीक है, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम क्या है वो बताना चाहिए। लूप ऑफ हेनले में कौन से सेल होते हैं, हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, ये सारे जो है इन चीज़ों की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने करनी है, ठीक हो गया। यूरिटर की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना चाहिए, ठीक हो गया। यूरिनरी ब्लैडर की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आपके पास अक्सर आ जाता है, MCQ होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में कौन सा एपिथेलियम है, कौन सा मसल है, डिट्रूजर मसल है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है वो भी टू द पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल लेयर, 3 लेयर्स ऑफ, फिर उसके ऊपर पॉलीगोनल सेल्स आते हैं, उसके बाद एम्ब्रेला सेल की लेयर आ जाती है, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना चाहिए। यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा के जो 3 पार्ट्स हैं और उनमें कौन कौन से सेल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फीमेल और मेल यूरिथ्रा में जो फ़र्क है लेंथ का, फंक्शन का, ठीक है, वो पता होना चाहिए। वाइवा में आपसे पूछते हैं कि फीमेल यूरिथ्रा जो है, फीमेल्स जो है, ठीक है, उनका पास यूरिथ्रा के थ्रू जो है इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके यूरिथ्रा का साइज़ कम होता है, तो इन्फेक्शन जो है इजीली एक्सटीरियर से अंदर ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास उसका आंसर है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपके पास हिस्ट्री है, ठीक है। इधर से आपने एक दफ़ा रीड करना है इस सारे को, और हिस्टोलॉजिकल डायग्राम जो है इसकी वो अच्छे से कर लेनी। ब्लड टेस्ट बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड टेस्ट बैरियर। बाकी स्पर्मेटोजोआ को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आता। यहाँ से आपके पास जो है ना मेल जेनिटल डक्ट्स, ये अच्छे से करने हैं, ये आपके पास आते हैं। मेल जेनिटल डक्ट्स आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। एपिडिडमिस आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। फंक्शन ऑफ एपिडिडमिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। डक्टस डिफरेंस का पता होना चाहिए। और हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स इधर भी इस चैप्टर में भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको आनी चाहिए। और प्रोस्टेट ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस एनाटॉमी में भी और इधर भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड का जो क्लिनिकल आपके पास आता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, वो आपके पास इधर दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया और जो आपके पास कैंसर है, ठीक है, प्रोस्टेट का, इन तीन दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। और ये आपके पास MCQ भी आ सकता है, SCQ भी आ सकता है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये थी कि चलो एक मिनट, जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो मुझे मिल नहीं रही, इधर पड़ी थी, ये हमने पड़ी थी, मिल नहीं रही। अच्छा चलो, इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आपके पास कॉर्पोरा एमिलेसिया और पीछे एक और आप सैंड पढ़ के आ चुके हो, ठीक है, मुझे अब याद नहीं है कॉर्पोरा, वो उन दोनों में जो फ़र्क है कॉर्पोरा एमिलेसिया और जो पीछे आप पढ़ के आए हो, ठीक है, इन दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि एक कॉर्पोरा एमिलेसिया जो होता है ये आपके पास प्रोस्टेट में बनता है और दूसरे वाला जो है वो कहीं और बनता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पेनिस नॉट इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा आपके पास डिटेल में नहीं आता, ठीक है। प्रोस्टेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो साइकिल जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो आपको अच्छी तरह से उसकी स्टेजेस और क्या क्या चीज़ चेंजेस उसमें आती हैं और उन चेंजेस के साथ आपके पास ओवेरियन साइकिल की क्या क्या चेंजेस होती हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवेरियन साइकिल, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है कि ओवेरियन साइकिल में जो जब कुछ हो रहा है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्या इफेक्ट हो रहा है।
जब ओवेरियन साइकिल में कोई चेंज आ रही है तो उस चेंज की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चेंज आ रही है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने ओवरी के अंदर जो प्रोसीजर हो रहा है उसको यूट्रस के अंदर जो प्रोसीजर हो रहा है उससे कंपेयर करना है, ठीक है। कि ओवरीज में जब क्या कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, ठीक है, ओव्यूलेशन के बाद, तो आपके पास यूट्रस में जो है आपके पास जो ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं उनकी कॉइलिंग हो जाती है और वो ग्लाइकोजन रिलीज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोजेस्टेरॉन जो आपके पास ओवरी से रिलीज हुआ है उसका यूट्रस के ग्लैंड्स पे क्या इफेक्ट है ये आपने रिलेट किया है, ठीक है, कि ओवेरियन साइकिल में क्या हो रहा है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफेक्ट है, तो ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। ओवरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाती है, ठीक है। हमारे ही प्रॉफ में मुझे अभी तक याद है ओवरी की ये हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आई थी, सही है। उसके बाद जो आपके पास फॉलिकल्स हैं, यूनिलेमर, मल्टीलेमर, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, लेमिनार और सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल्स, ठीक है। इन तीनों में आपके पास ये डायग्राम, हाँ ये एग्जैक्टली ये डायग्राम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा फ़र्क लिखा हुआ है, ये आपको फ़र्क अच्छी तरह से आना चाहिए। वाइवा में आपसे ये पूछ लेते हैं कि सारे फॉलिकल्स में फ़र्क बताओ। कॉर्पस ल्यूटियम वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, फ़र्क पता फंक्शन पता होना चाहिए, और क्या कहते हैं इसका क्या कहते हैं अगर 4th मंथ से पहले आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, ठीक है, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाती है तो आपके पास प्रेगनेंसी जो है वो अबॉर्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 4th मंथ से पहले जो है आपके पास प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रेशन जो होती है वो इंटायरली कॉर्पस ल्यूटियम पे डिपेंड कर देती है, ठीक है। 4th मंथ के बाद जो है प्लेसेंटा जो है अपना फंक्शन हार्मोन रिलीज करना शुरू करता है, ठीक है, तब आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम 4th मंथ के बाद रिग्रेस करता है, ठीक है। 4th मंथ से पहले आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास इधर लिखा हुआ भी होगा, ठीक है, ये क्लिनिकल जो है आपका इधर लिखा होगा, ये रहा, ये है, सही है। ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है उसका फेट लिखा हुआ है और इसका आपके पास क्या कहते हैं प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है ये, अच्छा जी। उसके बाद आप आ जाते हो यूट्राइन ट्यूब, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, यूट्रस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्रस की तीनों लेयर्स और इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और इसमें जो ब्लड की जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये वाली डायग्राम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टीरियल ब्लड फ्लो जो है आपके पास यूट्रस में कैसे हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। ये सारे फेजेस मैं आपको बता चुकी हूँ, इन फेजेस में यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आती हैं वो आपको पता होना चाहिए और उनको अपने ओवरी की चेंजेस के साथ रिलेट करना है, ठीक हो गया। सर्विक्स विजाइना नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, नहीं आते। एक्सटर्नल जेनिटलिया नॉट इम्पॉर्टेंट, नहीं आता। ब्रेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट में से आपके पास मेमोरी ग्लैंड्स में से आ जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स को आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक हो गया। ये आपके पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाती हो आई पे। आई की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम इंपॉर्टेंट है और आई में जो है लेयर्स दी हुई है, ठीक है, आपके पास लेयर्स दी हुई हैं कॉर्निया की वगैरह वगैरह की, तो ये आपके पास लेयर्स आनी चाहिए, ठीक है। इसको आपने बस रीड करना है अच्छे से और इसकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम कर लेनी है। आई में से आपके पास SCQ नहीं बनेगा, आपके पास MCQ बनेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास ये जो लेयर्स हैं ये आपसे वाइवा में पूछेंगे, ठीक है, वैसे नहीं पूछते। कॉर्निया के लेयर्स, क्लेरा की लेयर्स, कोरॉइड की लेयर्स, ठीक है, ये सारी आपको पता होना चाहिए। ये आपने रीड कर लेना है अच्छे से और आपने जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है आई की वो कर ली। और इन लेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है लेयर्स ऑफ रेटिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेयर्स ऑफ रेटिना आपने अच्छे से याद करनी है, ठीक है। रेटिना का जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक हो गया। ये जो है उसके बाद ये जो आपने लेयर्स याद की हैं उसके बाद आपके पास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फंक्शन ऑफ जो आपके पास रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो रॉड सेल्स हैं, कौन सेल हैं, ये नहीं आते आपके पास, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम है रेटिना की ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। रॉड और कौन सेल्स को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये जो सेल्स हैं इनको आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा रीड कर लेना है। डायरेक्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, आगे कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपका समरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ रेटिना, ये भी आप एक दफ़ा रीड कर लोगे ना ये काफ़ी है। ये जो सारा लिखा हुआ है ना इसको याद करने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा ये जो समरी है ये रीड कर लो अच्छे से, आपके लिए काफ़ी है। फोविया सेंट्रलिस वेरी इंपॉर्टेंट फिजियो एंड वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टो एज वेल, ठीक है, आपके पास आ जाता है ऑस्मी आ जाता है लिखने के लिए, ठीक है। लेंस का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विट्रस बॉडी का फंक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंजंक्टिवा एपिथेलियम, कंजंक्टिवा में कौन सा एपिथेलियम है, आईलिड्स में कौन सा एपिथेलियम है, ग्लैंड्स में कौन सा एपिथेलियम है,
ये जो है ये सारा जो आगे से एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ द आई है, इनमें सिर्फ एपिथेलियम याद करो, वो इंपॉर्टेंट है। एज सच ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एपिथेलियम इनके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईयर इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, मगर इसको भी आपने हिस्टोलॉजिकल डायग्राम अपने इसकी अच्छी से करनी है, मगर वो आती बहुत कम है, ठीक है। ईयर की हिस्टोलॉजिकल डायग्राम इतनी नहीं आती, ठीक है। ईयर में से ना आपसे इतने सवाल पूछते हैं, मगर आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है और इनकी जो रिलेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम इसकी अच्छे से करोगे तो ये चैप्टर आपको एक दफ़ा रीड करने से भी अच्छी तरह आ जाएगा। बस ये हमारे पास ख़त्म होगी आपकी हिस्टो, ठीक हो गया। अब मैं इंपॉर्टेंट जो पिक्चर्स हैं उनकी तस्वीर लेती हूँ और मैं आपके पास इधर अटैच कर देती हूँ वीडियो के बिल्कुल शुरू में। थैंक यू।